अजीब तरीके से हंस देता हूँ। जी हाँ, मैंने जिंदा रहना सीख लिया है। अब जो जैसा दिखता है मैं उसे वैसा ही देखता हूँ, और जो नहीं दिखता वो मेरे लिए है ही नहीं। मैं एक सफल मध्यम वर्गीय रास्ता हूँ। रोज घर से आता हूँ, रोज घर को जाता हूँ। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर चीज एक जैसी सफेद दिखाई देती है। मुझे कुछ पता नहीं होता, पर सब जानता हूँ का भाव मैं अपने चेहरे पर ले आता हूँ। हर किस्सों पर हंसना, आप हरना, मैं जानता हूँ मैं खुश हूँ। नहीं, मैं खुश नहीं, मैं सुखी हूँ। पर एक बात है, मैं परेशान हूँ। अजीब लगता है ना? आजकल मुझे रोना नहीं आता। अजीब बात है। नहीं, ये अजीब बात नहीं है, अजीब एहसास है। मानो आप मर चुके हो और लोग आप पे यकीन न करें, रोज की तरह आपसे बातें करें, साथ घूमने जाए, चाय पिए, लेकिन सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप जिंदा नहीं हैं। मैं जानता हूं ये एक रुला देने वाला एहसास है, पर फिर भी आप आश्चर्य करेंगे, मुझे आजकल रोना नहीं आता। नहीं, ये कविता मेरी नहीं है। अपने बस की बात कहा कि इतने भारी भारी शब्दों को एक दूसरे से लड़ाना और फिर इस भीषण हिंसा से किसी एक शब्द को बाहर निकालना, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो कविता लिखने और पढ़ने में भी पसीने आ जाते हैं।
मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि कविता क्यों लिखी जाती है और कुश्ती क्यों लड़ी जाती है। यही बात मैंने एक दिन पुंडलिक से पूछा। कुश्ती कुश्ती दरअसल बाहर से लड़ी जाती है और कविता अंदर से लड़कर लिखी जाती है। राजकुमार, समस्या ये नहीं कि तुम ना समझ हो, समस्या ये है कि तुम में समझ की काफी कमी है। हाँ, समस्या? क्या समस्या? आजकल मैं समस्या के पहाड़ पर घूम रहा हूँ। समस्या के पहाड़ पर? हाँ, समस्या जब आती है ना तो अपने साथ अपना हल भी लाती है और हल के चलते ही समस्या फिर उगाती है। लोग कहते हैं जिसके जीवन में समस्या नहीं, समझो उसने अपना जीवन जिया ही नहीं। इसका मतलब मैंने अपना जीवन जिया नहीं क्योंकि मेरे जिंदगी में तो कोई समस्या रही नहीं। ये समस्या शब्द मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं समस्याओं के पहाड़ से घिरा रहूं। मेरे चारों तरफ समस्याओं के पहाड़ हो जिसे मैं चीरता हुआ पार कर सकूं। पर मेरी ऐसी किस्मत कहां। पर इस चिट्ठी के रूप में मेरे पास जो चीज आई है, चिट्ठी के रूप में? हाँ, जिसे मैं समस्या जैसा खूबसूरत शब्द दे सकता हूँ। आज मैं वो सारे वाक्य बोल सकता हूँ जो हमेशा से बोलना चाहता था, पर थोड़ा गंभीर होकर। वैसे ही गंभीर शब्द भी मुझे बहुत पसंद है। पर पहले समस्या। आज मैं समस्या में हूँ, समस्याओं से घिरा हूँ। मेरे चारों तरफ समस्याओं के पहाड़। क्या होगा मेरा? कहीं मैं आत्महत्या करने की तो नहीं सोच रहा हूँ? कहाँ है मेरी चाकू? राजकुमार, मेरी राजकुमार, हो गया? तुम्हें मेरी समस्या समझ में नहीं? समस्या को भी जाने तो राजकुमार, मैं कह रहा हूँ क्या है तुम्हारी समस्या? ये भी कोई समस्या? पर मैं आजकल लड़ रहा हूँ। मैं अभी भी लड़ रहा हूँ। किससे लड़ रहे हो? पिछले कई दिनों से लड़ रहा हूँ। मुझे बाद में समझ में आया कि अगर ये लड़ना अपने आप से होता तो मैं बहुत पहले ही शुरू कर चुका था। लेकिन मैंने लड़ना कब शुरू किया? जब मेरी अकल दाढ़ निकली। वैसे तो लोगों की जिस उम्र में निकलनी चाहिए, मेरी मानो 10 साल बाद ही निकली। तभी मुझे समझ में आ गया कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे कम ही लोग पसंद करते हैं। कम यानी? जैसे मैं मेरी माँ, उसे मुझ पर खींचने की और मुझ पर गुस्साने की ऐसी आदत पड़ी है कि वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। जब मैं कुछ करता हूँ, मतलब कोई काम करता हूँ, तो मैं तैयार हो जाता हूँ माँ के अजीब से चेहरे की बनावट देखने को। वो अपने छोटे से कद को विकराल दिखाने के सारे नृत्यों का मैं आदी हो चुका हूँ। ऐसे? हाँ, ऐसे। पर हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अच्छा। वैसे मैं मामूली कद का आदमी हूँ। हाँ। ना? पर चाहूँ तो थोड़ा लंबा दिख सकता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे। मैं जब रघु के हील वाले जूते पहनता हूँ और उसके टी शर्ट पहनकर चलता हूँ ना, तो मैं ठीक ठाक ही दिखता हूँ। हाँ, सच कहते हैं। मैं हमेशा से हर काम ठीक ठाक करता हूँ। जब स्कूल में रिजल्ट आते हैं तो माँ से पूछो तो माँ कहती है तुम्हारा रिजल्ट ठीक ही रहा। हमेशा से मैं एक बिंदु जो अच्छाई और बुराई के बीच में रहता है, जिसे आप शून्य कहते हैं, और मैं ठीक ठाक कहता हूँ। एक बार की बात बताऊं, स्कूल में क्रिकेट टीम के चयन के लिए टीम में मुझे ले या ना ले, इसके लिए 2 घंटे तक बहस चली। कुछ लोग कह रहे थे इसे टीम में लेना चाहिए। टीम में इसे ले सकते हैं, बुरा नहीं खेलता, पर उतना अच्छा भी नहीं खेलता। सर। क्या? सर, मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ सर। क्या कहा? मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ सर। ठीक ठाक? ठीक क्या होता है? ठीक क्या होता है? ठीक कुछ नहीं होता। ठीक खेल लेता हूँ। ठीक कुछ नहीं होता है। तब से लेकर आज तक मैं लोगों को सिर्फ क्रिकेट खेलते ही देखा। कोई भी खेल, नया हो या पुराना, मैं ठीक ठाक खेल कर दिखा देता हूँ। पर समस्या की शुरुआत यहीं से होती है। मैं पहले दिन ही ठीक पे पहुंच जाता हूँ और सालों खेलने के बाद ठीक पे ही रहता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मेरी माँ बताती मैं बहुत मोटा था। सच में? हाँ, बहुत मोटा था। अपने बाप को खा गया इसीलिए मोटा है। ये बात मुझे जब भी याद आती है तो मैं बहुत हंसता हूँ। पैदा होते ही अपने बाप को खा जाओ, मोटा हो जाओ। और मैं धीरे धीरे दुबला भी होता गया। इसका कारण भी माँ बताती है। जब मैं छोटा था ना, तो रिन साबुन बिस्किट समझकर चटपट चाट गया और थोड़े दूर चला तो थप से गिर पड़ा। मेरी माँ को समझ में आ गया कि मैं विभूष हो गया हूँ। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर भागी।
मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरी माँ अस्पताल क्यों भागी। असल में मेरी माँ एक बार माँ की भूमिका जमकर निभाना चाहती थी, सो उन्होंने किया। मुझ जैसे ताजे मोटे बच्चे को 1.5 किलोमीटर तक लेकर दौड़ना, जब डॉक्टर के पास पहुंचे। इतना दौड़ क्यों रहे हो? दौड़ने की वजह से जो रील साबुन खाया झाग बन के चारों तरफ से निकल रहा है। माँ बताती है कि डॉक्टर ने मेरे पेट से 2 मग्गे पानी निकाले। एहतियात बरतना, कमजोर हो गया है। शायद कपड़े धोने के साबुन खाने की वजह से ही मेरी अकलदार देर से आई। अरे किसी कैसे पता चलता है कि उसमें अकल आ गई? अरे बटन तो है नहीं कि बटन दबाया लाइट आ गई, अरे अकल आ गई। अरे यही बात देखी पुंडलिक ने मुझसे पूछा। हाँ? मुझे लगा वो मेरी अक्ल देखना चाहता है, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा समझा नहीं। अगर सोचता ना तो उसे पता चल जाता कि मेरे पास दिमाग है ही नहीं। फिर मैंने जल्दी से कहा, अगर आपको पुराना किया हुआ चूतियापा लगे तो आप समझो आपको अक्ल आ गई। चूतियापा? हाँ। मुझे लगा कि मैंने जरूर कुछ गलत कहा है। फिर मैंने आगे छोड़ते हुए कहा, और उसका एहसास आपको दाढ़ी के पास कहीं कोने में होता है। दाढ़ी के पास कोने में? हाँ। दाढ़ी के पास कोने में? मुझे अपने जीवन में इतना दर्दनाक पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। फिर उसने अपना जवाब सुना। उसके एक एक शब्द मेरे मुख दिमाग पर पहलवान के घुसे की तरह पड़े रहे थे। करीबन वो 2 घंटे तक बोलता रहा, लेकिन मैं आपको 2 घंटे तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुख्य बातें सुना देता हूँ। फूल में जुम्बिश तो तेरी मेरी यही कहानी। समझ की घबरा आया। समझ की दाढ़ में था दर्द। दांत से हाथ निकलते ही दर्द के मारे पैर बचे। छन 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 छन। छन। लेकिन तेरे दिल ने मेरे साइकिल के पहिए पर बैठा। पहिया पंक्चर, अकल सिकंदर, घुटना दिमाग जब भी चलता, पंखे से आवाजें करता। खर खर खर। धरती का बोझ, मेढक का नाती, ओस की बूंद, हाथी का दांत, अकल की दाढ़, मुंह का निवाला, रात का चांद, सुबह का सूरज, जैसे निकली सारी की सारी चिड़िया। फर 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 फर। कुंडली कब मेरे सामने से गया, कब रात हुई, कब सुबह हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि मैं कुंडली को कुछ ऐसा कह दूं कि वो हक पूरा बह जाए। मैं उसके चेहरे पे पसीना देखना चाहता था। वैसे कुंडली भी अजीब आदमी था। वो अपना नाम नहीं बताता था, कहता था, मैं पैदा नहीं प्रकट हुआ हूँ। हाँ, ये मेरे लिए प्रकट ही हुए थे। ये मेरे माँ के भाई थे। मैं अपनी माँ को इतने सालों से जानता हूँ। हाँ, इतने सालों से जानता हूँ। मेरे अलावा भी मेरी माँ का कोई अपना हो सकता है। लेकिन पुंडलिक अपने आप को महान कवि कहता था और मुझे महान श्रोता। जब पुंडलिक ने मुझे अपनी पहली कविता सुनाई, टोकरी भर धूप, टोकरी भर छाया, दोनों मेरे साथी हैं। बचपन की झोली हो या जवानी का स्कूटर या बुढ़ापे की लाठी, दोनों मेरे साथ साथ रहते हैं। सूरज मेरा दोस्त है और ये वृक्ष मेरा भाई है। वाह राजकुमार, तुमने मेरी कविता सुनी? लेकिन पहली कविता मुझे 100 में से 90 बातें समझ में नहीं आई, और जो थोड़ी बहुत समझ में भी आई मैं बोलने में डरता था। कुंडली कहता था कि वो अपनी माँ को बहुत चाहता था। वो अंत तक अपनी माँ के साथ रहा। शायद मेरी माँ अपनी माँ को नहीं चाहती थी, ऐसा कुंडली कहता था। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि माँ को चाहना क्या होता है। जब मैं अपनी माँ को देखता था तो मुझे वो एक सूखी हुई लकड़ी के समान दिखती थी, जो घर में चुपचाप काम घूम घूम कर निकालते रहते थे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये घर घर ना हो, एक नाव जिसमें जगह जगह गड्ढे हो और मेरी माँ मग्गे से पानी बाहर फेंक रही हो। तेरी माँ बहुत आलसी है रे। हाँ, तेरी माँ बहुत आलसी है। पुंडलिक हमेशा ही कुछ ऐसा कह दिया करता था। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि मेरी माँ सचमुच में आलसी है। अब देखिए, ये बात मेरे नामकरण से सिद्ध होता है। उन्होंने मेरा नाम रखा राजू, जो भारत में हर दूसरे आदमी का होता है। और तो और, माँ का वात्सल जागा।
स्कूल में दाखिले के वक्त माँ का वात्सल जागा और उन्होंने राजू को आगे बढ़ाकर राजकुमार कर दिया। जब स्कूल में दाखिला ले रहा था तो स्कूल क्लर्क मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या नाम बताया? राजकुमार। राजकुमार। माँ को लगा कि दोस्त मेरे शक्ल का है, पर मेरे ख्याल से हर आदमी को अपना नाम रखने की आजादी होनी चाहिए। सच में। राजकुमार, ये किताब तुम्हारे लिए। तभी पुंडलिक ने मुझे एक किताब दी, मदर मैक्सिम गोर्की की। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मुझे अब तक लगता था कि दुनिया की हर माँ किसी नियम के तहत एक जैसा बर्ताव करती हो, पर इसमें कुछ और ही था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। पुंडलिक ने बताया कि यह कहानी सच्ची है। फिर मुझे सिर्फ एक और माँ के बारे में जानना था, और वो थी पुंडलिक की माँ। मैंने पुंडलिक से पूछा, पुंडलिक, हाँ, तुम्हारी माँ भी गोर्की के माँ जैसी है? मेरी माँ? हाँ। मेरी माँ? ऐसा लगा कि पुंडलिक के अंदर से पहले कोई ज्वालामुखी, और मेरे प्रश्न के जाते ही वो ज्वालामुखी फूट पड़ा। वो मेरे ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि मुझे कहानी रोचक लगने लगी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी माँ के अंतिम दिनों में मैं उनके साथ रहता था। मैंने पढ़ना लिखना, घर से निकलना सब बंद कर दिया था। वो अचानक मरी। मैं उन्हें गीता सुनाया करता था। उनकी मौत गीता सुनते सुनते ही हुई। मैं बहुत अकेला हो गया था। तभी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आने लगता है, और वो चेहरा एक वृक्ष बन जाता है, और उस वृक्ष के नीचे मैं बैठकर लिखना शुरू करता हूँ। धूप चेहरा जला रही है, परछाई जूता खा रही है, शरीर पानी फेंक रहा है। एक दरखत पास आ रहा है, उसकी आंचल में मैं पला हूँ। उसकी वात्सल्य की सांस पीकर आज मैं भी रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर इस जंगल में एक पेड़ है जिसने मुझे सींचा है। मैं उसे माँ कहता हूँ। जब रात सो खा चुकी होती है, जब घबराहट नींद को रात से छोटा कर देती है, जब हमारी कायरता सपनों में दखल देने लगती है, तो मैं अपने माथे पर उसकी उंगलियों की हरकत महसूस करता हूँ, और मैं सो जाता हूँ। और वो सो गया। मैं अवाक सा बैठा रहा। अच्छा हुआ कि वो सो गया। मैं रोना नहीं चाहता था। था कि मेरा गांव ऐसा लगता है जैसे छूटे हुए लोगों से बसा। मेरा गांव हाईवे और जंगल के ठीक बीच में था। वैसे मैं सड़क की उस तरफ बहुत कम ही जाया करता था। मेरा काम तो सुबह 5 बजे का होता था। मैं असल में ट्रक के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखने जाता था। इसके लिए पता नहीं, पर मेरे लिए ये अंतरिक्ष में संदेश भेजने जैसा था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई लिखा हुआ संदेश पढ़ रहा हो। हम दोनों की दोस्ती काफी बढ़ गई। मैं प्रतिदिन उसके पीछे अपने राधे, पुंडलिक, माँ और रघु की गोपनीय बातें लिख दिया करता था। राधे को मैं सालों से जानता था। राधे रोज सुबह मेरे घर के सामने आया करता था। असल में उसका नाम राधे है भी या नहीं मालूम नहीं, पर वो जब मुझे मिलता था, राधे 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 राधे, हम दोनों असल एक दूसरे के लिए राधे ही। राधे को मैं सोना बीनने वाला बूढ़ा कहता था। राधे को जब मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि राधे कभी बच्चा भी रहा होगा क्या।
राधे को मैं सोना बीनते वक्त बहुत कम ही परेशान किया करता था। फिर मैंने एक दिन पूछा, राधे राधे, हाँ? तुम सोना क्यों बीनते हो? मैं मरने की पहले एक बार वैष्णो देवी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। कितने रुपए चाहिए तुम्हें वैष्णो देवी जाने के लिए? कम से कम 1000 तो लगेंगे। तो 1000 रुपये नहीं है तुम्हारे पास? 1000 रुपए है ना? तो फिर जाते क्यों नहीं? ये चुप्पी अजीब थी, सो मैंने भी कुछ बोला नहीं। फिर राधे ने कहा, तुम पूछते हो मैं जाता क्यों नहीं? जिस आशा में मैं पला हूँ वो पलते पलते बड़ी हो गई है, मेरे बेटे जैसी। अब इस उम्र में मैं उसकी हत्या तो नहीं कर सकता ना। मैंने अपने स्कूल में गांधी जी के बारे में पढ़ा था। मेरे स्कूल के माँ साहब, गांव में टीचर को माँ साहब कहते हैं, वो बड़े नीरस ढंग से गांधी जी के बारे में बताते थे। ना हमें गांधी जी के बारे में सुनने में और ना हमारे माँ साहब को गांधी जी के बारे में बताने में मजा आता था। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तब तक रघु के विशाल और चमकदार संसार में प्रवेश कर चुका था। रघु नहीं था, वो बहुत ही खूबसूरत था। वो जब चलता था तो उसकी एक अलग अदा थी। वो किसी भारतीय नहीं, किसी विदेशी भगवान की पूजा करता था। वो एक बार बता रहा था कि उसके भगवान में इतनी फुर्ती है कि जब वो सोने जाते हैं तो बटन जैसे ही बंद करते हैं, बल्ब बाद में घुसता, पहले वो सो जाते हैं। पर एक दिन उसने पूरी क्लास सबके सामने एक घोषणा कर दी, तो वो स्कूल छोड़कर जा रहा है। तभी मैंने चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया, रघु तुम मुझे छोड़कर कैसे? राजकुमार, हम रघु नहीं है। राजकुमार, हम रघु नहीं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। राजकुमार, जब मैं चुप हुआ तो पूरी क्लास मेरे ऊपर हंस रही थी। मुझे अपना किया हुआ बहुत ही शर्मनाक लगा। मैं क्लास से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले एक बार रघु का चेहरा देखना चाहता था, कहीं वो भी मेरे ऊपर हंस तो नहीं रहा था। सुबह उठकर राधे से लिपटकर खूब कोई बात नहीं राजकुमार, ऐसा होता है। मैं भी गांधी जी से जब बिछड़ रहा था, अरे बंद कर, उनकी आंखों में आंसू थे। सब देखो गांधी जी। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राधे पे मैं पहली बार गुस्सा हुआ था। मुझे बहुत ही बुरा लगा था। मैं सड़क की दूसरी तरफ चला गया और एक ट्रक के पीछे घंटों खड़ा रहा। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। पर कुछ दिनों बाद एक हवलदार मेरे घर पर आए। मुझे अपनी ट्रक वाली गलती याद आई। अब सबके सामने मैं नंगा हो जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ। राजकुमार, मुझे जेल जाने का डर नहीं था, लेकिन सबके सामने नंगा होना ये मुझे, लेकिन मैं डरते उसके पास गया। मैं राजकुमार। तुम राजकुमार हो? जी। अच्छा, पास आओ, डर क्यों रहे? ये रघु साहब ने तुम्हें देने को कहे थे। जी, नमस्कार। ये मेरे रघु के जूते थे, मेरे रघु के भगवान। लेकिन मैं जूतों को ज्यादा पहन नहीं पाया। ये मेरे पैर को काटते थे, लेकिन जब तक मेरा पैर सूज नहीं गया मैंने पहनना नहीं छोड़ा। राजकुमार, जूता जब काटता है ना, जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है। और जब ये काटना बंद कर दे तो वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। जूते घर के कोने में कई दिनों तक ऐसे ही पड़े रहे। वो कतई घर का हिस्सा नहीं लगता था, पर कुछ दिनों बाद घर ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। और ये नेक काम मेरी माँ ने ही किया था। इस लंबे हील वाले जूते को एक गमले का रूप दे दिया गया। जब मैं देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा।
कि मैं क्या कर